हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मरुक्रमक जीरो सीरीज सक्सेशन। ऐसी क्रिया जो नग्न चट्टानों से प्रारंभ होती है तथा फॉरेस्ट स्टेज पर जाकर कंप्लीट होती है उसे मरुक्रमक या जीरो सीरीज सक्सेशन कहते हैं। नग्न चट्टान वायु द्वारा प्रवाहित मृदा एवं अन्य पानी की कमी वाली परिस्थितियों युक्त स्थलों पर पादप समुदाय के विकास के विभिन्न चरणों को ही जीरो सीरीज कहते हैं। नग्न चट्टान के ऊपर होने वाले मरुक्रमक को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। जल की कमी वाले स्थानों पर होने वाले अनुक्रमण शुक्तारंधी अनुक्रमण कहलाते हैं। वह प्रजाति जो खाली या नग्न चट्टानों पर सर्वप्रथम विकसित होती है उसे अन्वेषक प्रजाति कहते हैं। जैसे लाइकेन, यह नग्न चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करती है और विभिन्न प्रकार के अम्लों का सिक्रेशन कर चट्टानों का डिकम्पोजिशन करने में मदद करती है। मृदा की इस पतली परत पर छोटे पौधे जैसे ब्रायोफाइट उग जाते हैं। समय के साथ इनका स्थान बड़े पौधे लेने लगते हैं और अंत में एक स्थिर चरम अवस्था पर एक समुदाय स्थापित हो जाता है जिसे फॉरेस्ट स्टेज कहा जाता है। तो एक नग्न चट्टान से फॉरेस्ट तक बनने की जो क्रमिक प्रक्रिया होती है उसे ही जीरो सीरीज या मरुक्रमण कहा जाता है। यह पूरी प्रोसेस 6 चरण में कंप्लीट होती है, जिसमें प्रथम चरण क्रस्टोज लाइकेन अवस्था का होता है, सेकंड फोलियोज लाइकेन अवस्था, थर्ड मॉस अवस्था, फोर्थ शाकी अवस्था, फिफ्थ झाड़ी अवस्था एंड सिक्स्थ चरम अवस्था या वन अवस्था होती है। इन सभी अवस्थाओं को हम वन बाय वन विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट स्टेज क्रस्टोज लाइकेन अवस्था। तीव्र सूर्य प्रकाश, पानी एवं पोषक पदार्थों की कमी आदि के कारण नग्न चट्टानों पर केवल विशिष्ट प्रकार के पौधे ही ग्रो हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पूर्वगामी समुदाय के रूप में केवल क्रस्टोज लाइकेन ही वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। ये लाइकेन धीमी गति से वृद्धि करती हैं तथा पानी की अत्यधिक कमी को भी सहन करने की क्षमता रखती हैं। वर्षा होने पर ये लाइकेन स्पंज की तरह जल का अवशोषण करके तेजी से वृद्धि करते हैं। ये लाइकेन अन्य चट्टानों पर सोरिडिया या अपने खंडों के विकिरणन के परिणाम स्वरूप पहुँचती हैं। नग्न चट्टानों पर विकसित होने वाले प्रमुख क्रस्टोज लाइकेन जैसे असनिया, राइजोकार्पन, रिनोडिया, लेकोनोरा, लेसिडिया आदि होते हैं। ये सभी क्रस्टोज लाइकेन के उदाहरण हैं। ये लाइकेन चट्टान का अपघटन करती हैं तथा चट्टान के कणों को अपनी मृत्यु से बने कार्बनिक पदार्थ जिसे ह्यूमस कहते हैं में मिलाकर फोलियोज लाइकेन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करने में मदद करती है। इट मीन्स जो क्रस्टोज लाइकेन होती हैं जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये चट्टानों पर ह्यूमस का निर्माण करती है जिससे इस ह्यूमस में फोलियोज लाइकेन जैसे पौधे विकसित होने लगते हैं। तो सेकंड स्टेज आती है फोलियोज लाइकेन अवस्था। क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा रॉक में लाए गए परिवर्तनों के कारण इन पर उपस्थित ह्यूमस युक्त मृदा में डर्मेटोकार्पन, पार्मेलिया, क्लेडोनिया जैसे फोलियोज लाइकेन का विकास होने लगता है। इन फोलियोज लाइकेन के चौड़े थैलस क्रस्टोज लाइकेन पर छाया डालते हैं या क्रस्टोज लाइकेन को ढक देते हैं जिससे ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उनका स्थान फोलियोज लाइकेन लेने लगते हैं। अंत में क्रस्टोज लाइकेन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं जिससे इनके अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है तथा स्रावित अम्ल चट्टान का अपघटन करते हैं। इन स्थानों पर पानी का संचय तेजी से होने लगता है तथा वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है तथा धीरे धीरे मृदा की एक पतली परत का निर्माण होने लगता है। फोलियोज लाइकेन की मृत्यु से भी शैवाल पर ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होने लगती है तथा निर्मित परिस्थितियाँ मॉसेस जैसे पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो जाती हैं। यानी कि जब क्रस्टोज लाइकेन जैसे पौधे की मृत्यु होती है तो चट्टान धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है और उस पर ह्यूमस का निर्माण होता है तथा वहाँ पर अब फोलियोज लाइकेन जैसे पौधे विकसित होने लगते हैं। जब फोलियोज लाइकेन की भी मृत्यु हो जाती है तो चट्टान और ज़्यादा डिकम्पोज हो जाती है, अपघटित होने लगती है और ह्यूमस का निर्माण
बढ़ जाता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ने लगती है और मिट्टी की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में मॉसेस जैसे पौधे विकसित होने लगते हैं। तो अगली स्टेज आती है मॉस अवस्था। शेल स्तर या रॉक बेड पर मृदा के संचय के कारण जीरोफिटिक मॉसेस के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन जाती हैं। कुछ मॉसेस जैसे ग्रीमिया, पॉलीट्राइकम, टार्टुला आदि पौधे जो होते हैं इस ह्यूमस में विकसित होने लगते हैं। इन मॉस पौधों के बीजाणु हवा के माध्यम से अन्य स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। ये मॉस शेल स्तर पर के ऊपर मृदा की मात्रा में वृद्धि करती हैं। पुराने पौधों की मृत्यु एवं अपघटन के परिणाम स्वरूप चट्टान पर मृदा की एक मोटी चादर जैसा स्तर बन जाता है। इस स्तर में पानी धारण करने की क्षमता और अधिक बढ़ने लगती है तथा शाकीय पौधे जैसे पौधों के लिए वातावरण उपयुक्त हो जाता है। तो अगली जो स्टेज आती है वो आती है हर्बेशियस स्टेज या शाकीय अवस्था, क्योंकि अब चट्टान पर ह्यूमस की मात्रा बढ़ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे हर्बेशियस स्टेज। मॉसेस के अत्यधिक वृद्धि के कारण चट्टान पर काफ़ी मात्रा में मिट्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और इस बदले हुए आवास पर शाकीय पौधे जैसे पोआ, फेस्टुका, एरिस्टिडा आदि उगने लगते हैं। इन पौधों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश करने लगती हैं, जिससे चट्टान में दरारें बनने लग जाती हैं तथा मिट्टी के कणों की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर मृदा के ऊपर अत्यधिक छाया रहती है तथा पानी के वाष्पीकरण की दर अत्यंत धीमी हो जाती है। इन पौधों की मृत्यु एवं अपक्षय के परिणाम स्वरूप मृदा के स्तर में वृद्धि होने लगती है तथा तेजी से झाड़ीनुमा पौधों के लिए यह वातावरण उपयुक्त होने लगता है। तो जैसे ही मॉस अवस्था कंप्लीट होती है, चट्टान पर मृदा की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा की मोटी परत का निर्माण हो जाता है, उसके बाद उसमें शाकी पौधे या हर्बेशियस प्लांट के लिए वह वातावरण उपयुक्त होता है। शाकी पौधों की जड़ें चट्टानों को दरारें कर देती हैं, जिससे मिट्टी की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अब यह वातावरण झाड़ीनुमा पौधों के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज है श्रब्स स्टेज या झाड़ी अवस्था। अब उपयुक्त अवस्थाओं के आने के पश्चात काफ़ी अधिक मिट्टी का फॉर्मेशन चट्टान पर होने लग जाता है, जिससे कुछ झाड़ी जैसे पौधे जैसे रहस, फाइटोकार्पस आदि विकसित होने लगते हैं। ये झाड़ियाँ शाकी वनस्पति को ढकने लगती हैं, जिससे शाकी वनस्पति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और मिट्टी की मात्रा में वृद्धि होने लगती है तथा ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब अगली अवस्था आती है चरम अवस्था या वन अवस्था। यहाँ हम डायग्राम के द्वारा सभी अवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम देखेंगे चरम अवस्था या वन अवस्था। जब चट्टान पर मिट्टी की प्रॉपर परत जम जाती है, तब मरुस्थलीय अवस्था परिस्थितियाँ अब धीरे धीरे बड़े वृक्षों के लिए सुटेबल होने लगती है। यहाँ पर अब बड़े वृक्ष जैसे ओक, मेपल, कॉनिफर्स आदि वृद्धि करते दिखाई देते हैं। धीरे धीरे भूमि में नमी और वायु की आर्द्रता में वृद्धि होने लगती है। अब वृक्ष अपेक्षाकृत ऊंचे और सघन होने लगते हैं। इस मिट्टी में बड़े बड़े वृक्ष, ऊंचे वृक्ष और घने वृक्षों की मात्रा बढ़ जाती है। इन पौधों के नीचे छाया में सह तथा समुद्रविद वृक्षों की प्रजातियां उगने लगती हैं। धीरे धीरे वृक्षों की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है। इन वृक्षों से ही चरम वनों या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे क्रम से एक के बाद एक अवस्थाएं आती जाती हैं और एक नग्न अवस्था, नग्न चट्टान जो होती है, धीरे धीरे एक विकसित जंगल में परिवर्तित हो जाती है। यही मरुक्रमण होता है। यहाँ हम डायग्राम से इसको और भली भांति समझ सकते हैं। आप फर्स्ट डायग्राम देखेंगे, बेयर रॉक है, एक नग्न चट्टान है जिस पर केवल क्रस्टोस लाइकेन जैसे प्लांट ही डेवलप होते हैं जो पत्थर पर चिपके हुए रहते हैं। जब इन क्रस्टोस लाइकेन प्लांट की डेथ हो जाती है तो ह्यूमस का निर्माण कर देते हैं चट्टान की ऊपरी सतह पर। उसके बाद इस पर फोलियोस लाइकेन जैसे प्लांट डेवलप होने लगते हैं। सेकंड डायग्राम आप देखेंगे फोलियोस लाइकेन का है, जिस पर फोलियोस लाइकेन थोड़े पत्तीनुमा लाइकेन डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद मॉसेस स्टेज आ जाती है। मॉस अवस्था में थोड़े बड़े पौधे डेवलप होने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेज हर्बेशियस अवस्था, जिसमें आप देख सकते हैं जड़ युक्त पौधे होते हैं जो चट्टानों को भेदते हुए अंदर की ओर जड़ें प्रवेश करने लगती है और चट्टानों में दरारें
बना देती हैं। जब हर्ब्स प्लांट ख़त्म होते हैं तो ह्यूमस की मात्रा चट्टान पर और बढ़ने लगती है। उसके बाद श्रब्स डेवलप होने लगती हैं। श्रब्स मतलब झाड़ियाँ बनने लगती हैं, जिससे चट्टान पूरी तरह से अपघटित हो चुकी होती है तथा अंत में ऐसे स्थान पर वृक्षों का निर्माण होता है, घने जंगल बन जाते हैं। और हम यहाँ पर पूरी तरह से ये समझ सकते हैं कि एक नग्न चट्टान से एक विकसित जंगल अनुक्रमण की प्रक्रिया के द्वारा कैसे विकसित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।